तो बैलेंसिंग तो हो गया था हमारा, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस का। और केमिकल इक्वेशंस और आयनिक इक्वेशंस में फ़र्क है, ठीक है। आयंस जो होते हैं हमारे पास, आयंस ऐसे कंपाउंड या फिर एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर हमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मिलता है, ठीक है। अब वो +2 +3 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या तो फिर उन पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस में है, ठीक है, डेफिशिएंट या फिर एक्सेस में। तो उनकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक एलिमेंट्स बनते हैं। तो बैलेंसिंग कैसे होती है आयनिक इक्वेशंस की? क्या करना होता है इसमें, हमें 2 रूल फॉलो करने होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और क्या कहते हैं चार्ज बैलेंस, ठीक है। मतलब दोनों का क्या है कि इधर अगर मास हमारा m है तो इधर भी m ही रहेगा, ठीक है, इधर ट्वाइस ऑफ m नहीं हो सकता, सही है। मास इसमें बराबर रहना चाहिए, है ना। कोई अगर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हमारे पास 1 kg मास है तो प्रोडक्ट साइड में भी 1 kg रहना चाहिए, ठीक है। ये तो हमने बैलेंसिंग में भी पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशन वाली में, ठीक है। तो क्या होता है कि अच्छा पहले इसमें क्या करना होता है, पहले इसमें हमें चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। पहले हम इसमें चार्ज को बैलेंस करना है, उसके बाद मास बैलेंस करना है, ठीक है। तो पहले देखो इस वाली क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास Cu दे रखा है, Ag+ दे रखा है और Cu2+ बन रहा है इससे और Ag बन रहा है, ठीक है। क्या हुआ था कि हमारे पास इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, Cu से इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब Cu के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मुझे नहीं पता कैसे, और उसके बाद बन गया Ag, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कैसे हुआ। बैलेंस करने के लिए हमें पहले क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। तो जब इधर +1 चार्ज है, मतलब कुछ नहीं लिखा है तो +1 ही हो गया, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। +1 अगर इधर चार्ज है तो इधर भी +1 चार्ज होना चाहिए, या फिर अगर इधर +2 लिखा हुआ है तो इधर भी +2 होना चाहिए, सही है। तो देखो चार्ज जब हम केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें हम चार्ज घटा नहीं सकते, ठीक है। हम इसमें कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे चार्ज घट जाए, तो जाहिर सी बात है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इसकी बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक Ag के पास +1 चार्ज है तो 2 Ag के पास +2 चार्ज हो गया ना, हो गया चार्ज बराबर, ठीक है। पर अब क्या होता है कि जब हमने इसके आगे ट्वाइस लगाया और हमने Ag के आयंस को 2 कर दिया और चार्ज को बैलेंस कर लिया, इधर भी +2 हो गया और इधर भी +2 हो गया, तब एक गड़बड़ हो गई कि जब हमने Ag के आगे 2 लगाया तो Ag के कंपाउंड में मतलब बढ़ गए, है ना। तो Ag का मास बढ़ गया, यानी कि इधर तो टोटल 2 Ag हो गए और एक Cu, और इधर क्या हुआ, एक Cu और एक Ag। अब ये तो नाइंसाफी है भाई, है ना। इधर तो 3 एलिमेंट्स हो गए पूरे, इधर टोटल 2 एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पर भी हमें 3 बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करेंगे, फिर से 2 इंटू Ag, ठीक है। इसमें हम 2 एक इसके आगे लगा देंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पर भी 2 Ag हो गए, यहाँ पर भी 2 Ag हो गए, यहाँ पर भी चार्ज +2 है और यहाँ पर भी चार्ज +2 है, ठीक है। और Cu तो है ही सेम, ठीक है, Cu तो है ही सेम, एक ही एक Cu है, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब हम टोटल चार्ज देखते हैं, इंडिविजुअल चार्ज नहीं देखते, ठीक है। अगर इंडिविजुअल चार्ज देखेंगे तो हमें यहाँ पे +2 करना पड़ता। फिलहाल हम टोटल चार्ज की बात करते हैं। टोटल चार्ज जो है वो हमारा +1 है, टोटल चार्ज हमारा +2 था, इसलिए हमने इसके आगे 2 लगाया, टोटल चार्ज +2 हो गया इधर भी और इधर भी, चार्ज बैलेंस हो गया। पर Ag के आयंस बढ़ गए थे इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, जिससे Ag भी बराबर हो गया, तो मास भी बैलेंस हो गया और चार्ज भी बैलेंस हो गया। समझ में आया अभी? ओके। अरे बाप रे यार, ये PDF एकदम खुल जाती है नीचे से। ये वाला हो गया था। ओके, अब तो बाकी तुम लोग कर लोगे यार। देखो जैसे कि यहाँ पर Al + HCl बना हुआ था, ठीक है, और AlCl3 है, H2 है। तो इसमें से ना, क्योंकि ये आयनिक इक्वेशन नहीं है, ये एक आयनिक इक्वेशन नहीं दिख रही ना, तो इसको हमें पहले आयनिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। या तो तुम इसे डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि Cl3 है यहाँ पे तो वही 3 इधर लगा देना, फिर H3 हो जाएंगे, यहाँ पे H2 है तो वैसे करके बैलेंस कर सकते हो। बट हमें फिलहाल आयनिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो पहले से आयंस में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो Al तो देखो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर जो HCl है, अब हमें इसकी वैलेंसीज देखनी पड़ेंगी, जैसे हाइड्रोजन की, क्लोराइड की वैलेंसीज, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एलिमेंट होता है, के एलिमेंट के हिसाब से इसकी जो वैलेंसी है वो +1 है, और क्लोरीन की वैलेंसी है -1, +1 और -1, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, इनको तोड़ लोगे तो यहाँ पे H+ आयंस आ जाएंगे, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही तुम यहाँ पर AlCl3 को तोड़ लोगे, यहाँ पे बन जाएगा Al+3 और यहाँ पे बन जाएगा Cl-1। उसके बाद तुम्हें चार्ज बैलेंस करना होगा। तो चार्ज देखो यहाँ पे कितना है टोटल, टोटल चार्ज अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो टोटल चार्ज यहाँ पर हो गया 1 + 1 माइनस, यहाँ पे टोटल न्यूट्रल है, ठीक है, 0 चार्ज है इधर तो। और इधर क्या हो जाएगा इधर 3 -1 है ना, Cl का -1 है ना, और यहाँ +3 है, तो इधर टोटल हो गया +2 चार्ज। मतलब मुझे यहाँ पे भी +2 चार्ज करना पड़ेगा। अब ये वाला क्वेश्चन तुम घर पे करके देखना या फिर अभी करके देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशन तुम्हारे पास है ही। ओहो, ये फिर खिसक गई, ये बड़ी दिक्कत है इसकी। हम्म
ओके ना, तो ये वाले क्वेश्चन घर पे करके देखना सही है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करके देखना, ये वाला, और एक और क्वेश्चन देखा था मैंने, ये वाला एफ वाला, ठीक है, 2 क्वेश्चन करके देखना, ये वाला AlCl3 वाला और ये वाला Fe वाला, ठीक है ना बच्चा, छोड़ दूँ इसको यहीं पे, समझ आ गया होगा कैसे करना है, पहले चार्ज बैलेंस करेंगे उसके बाद मास बैलेंस करेंगे, सही है। बताओ कोई डिफिकल्टी तो। ओके ओके ओके। ओहो, इसको तो गुड मिल रखा है भाई, जिसकी कॉपी है। ओके, अब कोरोजन की बात करते हैं। देखो कल कोरोजन पढ़ा था हमने, तो मैंने मतलब समझा दिया था कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, हम मेनली मेटल्स की बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो होता है हमारे पास, अगर मैं पानी की बात करूँ H2O, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर की बात करूँ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, 2 गैसेस होती हैं ये, और ऐसे ही होता है H2O भी होता है और H2S भी होता है, ठीक है। ये हमारे मतलब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और मैं ऐसे बात करूँ तो हवा में भी हमारे मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि पानी, पानी यानी कि H2O, ठीक है। तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो भी हाईली रिएक्टिव गैस होती है, और ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे पास जो होते हैं, जिनके भी हम काम करते हैं, जैसे कि टेबल चेयर लोहे की बात करें, है ना, या फिर जब घर बनाने में हम सरिये यूज़ करते हैं, वो वाले लोहे वाले बड़े बड़े सरिये जो होते हैं, रॉड्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब भी लोहे की होती हैं, तो उन सब के पास होता है, मतलब ऐसा कोरोजन वाला सीन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो मेटल होते हैं हमारे, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, और हमारे मॉइस्चर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर मॉइस्चर पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन जैसी गैसेज होती हैं। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये इनके साथ वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इन मेटल्स को वो ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे? जैसे कि देखो, अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ, ठीक है, हमारा मैग्नीशियम भी एक मेटल है, और मैग्नीशियम अगर हमारा H2O के कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इससे बन जाएगा MgO प्लस H2 गैस तो इवॉल्व आउट हो जाएगी, और MgO इसके साथ बन जाएगा। चलो पहले तो ये पहचानो कि ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताओ। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट है या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट है? चलो, कम ऑन, कुछ भी बोल दो, बता दूंगा बाद में मैं। है ना लवी? ओके वेरी गुड, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे ट्रीट हो रही है जैसे कि A+BC से हम AB प्लस सी बना रहे हैं, है ना, यही तो हो रहा था। हमारे पास मैग्नीशियम था, एंड देन हमारे पास H2O था, और उससे हमारे पास बन गया MgO प्लस H2। ओके, अब अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं, उसमें जो होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वो होती हैं प्रोसेसेस, ठीक है। तो इसमें जो हमारा Mg है, वो हमारा Mg ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, है ना, ये वाला ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, एजेंट को रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है, अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और अगर रिड्यूस हो रहा होता है तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाली प्रोसेस में हमारा जो Mg था वो ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है, इसी ऑक्सीडेशन की वजह से कोरोजन होता है, हमारे जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कोरोजन हो जाता है। कोरोजन यानी कि देखो, मेनली कोरोजन के 2 पार्ट्स होते हैं। अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम रस्टिंग, और अगर हम फूड की बात कर रहे हैं, मतलब फूड अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ मेटल इज अटैच्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट एज एयर, वाटर, एसिड, etc, इट रिएक्ट्स एंड फॉर्म द लेयर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ऑक्साइड्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोरोजन, सही है। कोरोजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन फिलिंग्स, रेलिंग्स, etc, ठीक है ना। तो इनको एग्जाम्पल भी इन्होंने दे दिया है कि भाई हमारा आयरन था, उसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया फ्रॉम एयर, फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा मॉइस्चर कंटेंट, सही है। उसके बाद जो हमारा बनेगा वो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनेगा, यानी कि जो आयरन था वो अब फेरिक ऑक्साइड ऑक्साइड बना चुका है। यही जो लेयर होती है ऑक्साइड की, रेडिश ब्राउन कलर की, इसी को हम जंक बोलते हैं मेनली। ओके, समवन इज देयर? हिना जॉइंड अगेन। ओके बच्चा, कनेक्शन चला गया था। ओके ओके, कोई नहीं। ओके, तो मैं बता रहा था कि मेटल के साथ हमने ये रिएक्ट कराया था, एंड देन फिर एयर से इसमें देखो ऑक्सीजन होगा, मॉइस्चर होगा, और ये जब रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। तो जो मेटल है वो हमारा ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेता है, इसी को हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसका कलर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये मतलब मेनली हर किसी के साथ होता है। पर अगर हम बात करें आयरन की, तो जो रस्ट बन रहा है वो कुछ रेडिश ब्राउन कलर का होगा,
कॉपर की बात करेंगे तो जो रस्ट बनेगा यानी कि जंग जंग लगेगी वो ग्रीनिश कलर की होगी। और अगर हम एजी की बात करें यानी कि सिल्वर की, उसमें अगर जंग लग गया जो कि भैया लगभग नामुमकिन होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक है। इसको जंग को रोकने के लिए यानी कि कोरोजन को रोकने के लिए, मेटल की कोरोजन को रोकने के लिए हमने पास मतलब ये सॉल्यूशंस होते हैं ये वाले मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम पेंट कर सकते हैं इसके पास, इसमें ग्रीस लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं, ग्रीसिंग और ऑयलिंग होती है ना। एंड देन बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है देखो, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम एक आयरन मेटल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लो ये रॉड है, ठीक है, और मुझे इसे कोरोजन से बचाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रॉड को आर बोल देता हूँ, ठीक है, रॉड है और इसको मेरे को कोरोजन से बचाना है, तो मैं जो इसके ऊपर ना एक कोटिंग कर दूंगा, और वो जो कोटिंग होगी ना वो एक मैग्नीशियम की कोटिंग होगी। ठीक है, मैग्नीशियम या फिर जिंक बोलते हैं, जिंक या फिर मैग्नीशियम दो दोनों यूज कर सकते हो। तो जिंक या फिर मैग्नीशियम की कोटिंग होगी, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव गैसेज होती हैं ऑक्सीजन के साथ। सही है, तो ऑक्साइड बहुत जल्दी बना लेती हैं। पर उससे क्या होता है देखो, हमारा जो मेन जो रॉड था, हमारा जो मेन मेटल था, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। पहले अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन का अटैक करा दूँ उसके ऊपर, है ना, तो पहले कौन रिएक्ट करेगा? पहले हमारा मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा। और जब तक ये मैग्नीशियम रिएक्ट करने के बाद ब्राउन वगैरह पड़ेगा, तब तक हम इसे साफ करके दोबारा इस पर कोटिंग कर चुके होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम बार बार अपने गैल्वेनाइजेशन करके बहुत समय तक हम अपना मेटल बचा सकते हैं कोटिंग से। सही है, कोरोजन से बचा सकते हैं। ये नोट है, ये इसका ज़्यादा कुछ रोल नहीं है। बाकी तुम ये वाला देखो, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में मैं बताया, जैसे कि हम कल मैंने एग्जांपल दिया था हिना को कि हम जैसे खाना लेके जाते हैं, ठीक है, गरम गरम खाना मम्मी ने पैक कर दिया है, अच्छा, और लंच लेके जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है, तो जो हमारा बॉक्स है ना वो हमने बंद कर दिया टोटल, पैक्ड है बिल्कुल वो। सही है, तो इसके अंदर जो, क्योंकि ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा खाना गर्म करके पैक करा गया था, तो वहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और ज़्यादा हीट होने की वजह से ना, या मैं बोलूँ ज़्यादा हीट किसकी वजह से होती है, वो होती है CO2 गैस की वजह से। ठीक है, जब भी हम कोई चीज़, ये समझ लीजिए कहीं पर भी अगर हीट प्रेजेंट है, तो वहाँ पर CO2 का होना तो मिलना ही बनता है। ठीक है, और CO2 में क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन होता है ना। ऑक्सीजन है यानी कि हमारे जो आलू वालू हैं या जो भी सब्जी है हमारी, वो रिएक्ट कर सकती है इससे। और जब वो सब्जी इससे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेती है, बस तभी स्मेल आनी चालू हो जाती है खाने में। ठीक है, और वो खाना खराब हो जाता है। वो भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, और उस कोरोजन को जो कि फूड के साथ होता है उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेंट रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है ना। और इसको बचाने के लिए हम काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, और रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल, जैसे कि हम कुरकुरे वगैरह खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गैस भरी रहती है। हम कहते हैं अबे यार इतनी गैस भर रखी है, इससे बड़े चिप्स ही दे देते। पर दिक्कत ये है कि अगर वो ज़्यादा चिप्स देंगे और गैस कम देंगे, तो जो चिप्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए वो गैस ज़्यादा और चिप्स कम भरते हैं उसमें। ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस वगैरह। और नाइट्रोजन गैस तो बहुत वैसी बहुत ठंडी गैस है, तो उसमें CO2 भी नहीं आ पाता है, क्योंकि वो तो गर्मी में होती है ना, CO2। बाकी एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं, और बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब देखो क्या, कहाँ पर यूज़ होता है, जैसे कि हमारे टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें टॉयलेट क्लीनर जो यूज़ होता है उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। मतलब अगर हमारा जैसे कि कोई कॉर्नर है, ये दीवार का एक कॉर्नर लगेगा शायद आपको, अगर ये दीवार हो गई तो ये हो गया इसका एक कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर्स में ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि वहाँ से हम ठीक से सफाई नहीं कर पाते। तो कॉर्नर्स में क्या होता है कि जो हमारा दीवार वगैरह होती है ना, उसके ऊपर टाइल्स वगैरह होते हैं या नॉर्मल दीवार भी है, तो उसमें जो मेटल्स पाए जाते हैं हमारे सीमेंट में मेटल होता है ना बच्चा, पता है ना आपको, उसमें पानी भी होता है। आपने देखा होगा कभी घर बन रहा होता है तो ऐसे किला टाइप बना लेते हैं, उसके बाद बीच में से इसमें छेद करेंगे, एंड देन इसमें पानी भर देंगे बहुत सारा, और फिर उसको आटे की तरह गूंथ लेते हैं सीमेंट को। तो उसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है जिसमें 10 टाइम्स ऑफ H2O लगता है लगभग। ठीक है, उस फॉर्मूले में, तो मतलब उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत सारा है। ठीक है, तो वो जल्दी रिएक्ट कर जाता है, और उससे मतलब येलोइश पड़ जाता है वो। ठीक है, तो इसके लिए हम ये जो करते हैं, ये हार्पिक वगैरह जो आते हैं और फिनाइल आते हैं, ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, जो हम एक कोटिंग कर देते हैं इनकी, मतलब वॉश कर देते हैं इससे, तो कोटिंग ही हो जाती है लगभग। और फिर उससे क्या होता है कि हमारा एंटीऑक्सीडेंट पहले रिएक्ट करता है और दीवार रिएक्ट नहीं कर पाती, इसकी वजह से वो येलोइश नहीं पड़ते जल्दी। सही है। ओके, कोई डाउट? ओ बच्चा, ओहो, लवी का फिर इंटरनेट इशू हो गया। हिना, आर यू देयर? ओके, ऐसे कैसे चलेगा यार, इसका तो रोज ही क्लास मिस हो जाता है ना आधा फिर। अच्छा, ओके चलो ठीक है, कोई नहीं। एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक।
ठीक है ना? इस पे एंड करता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, तो देखो आज ना फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में उस दिन हमने पढ़ा था, ठीक है? तो आज उसको ब्रीफ पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या हुआ था कि हिना ने पूछा था कि मतलब इसके कलर वगैरह कैसे डिफाइन होते हैं, वो आज सिखाएंगे। उसको हम ना क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है? तो फिलहाल देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी क्या था। उसमें क्या होता है कि हमारे पास पीपीटी इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और मेनली अगर हिंदी में समझाऊं तो हमारे बीकर में जो नीचे की साइड एक कलर बैठ जाता है, या तो ये वाइट होगा या तो सॉल्यूशन का मतलब जो भी बच रहा है नीचे, या तो ये वाइट होगा या तो ब्लू होगा या तो ब्राउन होगा, ठीक है? ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो वो डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा रिएक्टेंट डाल रहे हैं। जैसे कि केमिकल डाला या कैल्शियम डाला या लेड डाला तो इन सबका कलर अलग अलग होता है, ठीक है? तो ऐसे ही इन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दे दी है ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे कि हम पोटेशियम आयोडाइड की जब लेड नाइट्रेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारी जो पीपीटी फॉर्म होती है, एक्चुअली सॉल्यूशन तो पूरा ये है, ठीक है? जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो ये पूरा है। तो इसमें जो KMnO4 और नाइट्रेट है यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट है, आई थिंक वो यहाँ तक आ जाता होगा, ठीक है, ऊपर तक। एंड जो नीचे बैठ जाता होगा व्हाइट येलो कलर का पाउडर, वो येलो कलर का पाउडर प्रेसिपिटेट होता है। फिलहाल यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट है वो PbI2 है यानी कि लेड आयोडाइड है, ठीक है? और जो हमारा KMnO4 का सोल्यूशन है ये पानी की तरह दिखेगा ऊपर, इसलिए हमें ये जो येलो वाला सोल्यूशन है ये अच्छे से चमक पाता है। बाकी सब चीजें इसमें कलरलेस होंगी। ये देखो रिएक्शन हमारी कलरलेस थी, दोनों चीजें कलरलेस थी, ठीक है? तो इसको डिटेल में पढ़ने का क्या मतलब है, अब दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। क्या होता है कि जब हम कंपाउंड्स की बात करते हैं ना बेटा, तो कंपाउंड्स में हमारे पास दो ही चीज होती है वैसे मेनली जो रिएक्शन कराती हैं, ठीक है? वेट, ये दो दो जतिन से रोले कैसे ज्वाइन हो गए यार? गिलिच है शायद। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन में हम मतलब रिएक्शन में जो पार्ट करते हैं वो होते हैं हमारे पास कैटायंस और एनायंस, ठीक है? दो ही चीजें पार्ट करती है रिएक्शन में। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है तो पहले वो कैटायन और एनायन में टूटेगा, उसके बाद वो रिएक्ट करेगा। तो हम सबको तो मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, पर हाँ तुम्हारे कोर्सेज में कुछ मेन मेन है जो हम डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है? कि मतलब इनका कलर क्या होता है, अगर ये किससे रिएक्ट करेंगे, मैग्नीशियम का कैसा होता है, SO3 का कैसा होता है, और Cu2+ का कैसा होता है, ठीक है? तो ये सब चीजें देखने वाले हैं आज। अब यार वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, रुको, वेट करना, हाँ एक सेकेंड। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ। क्लियर तो है। what is this? ओके, सबको दिखाई दे रही है फोटोग्राफ? हेलो? ओके ओके, देखो इसमें फिर क्या होता है ना, हम पहले कैटायंस की बात करेंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं कैटायन एनालिसिस टेस्ट, ठीक है? तो ये जो हमारा होता है ये मेनली आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं 11 12 10th और 9th, इन सब चीज़ों में काम आते हैं, ठीक है? और अगर आप इसको एक बार सीख लोगे तो ये अच्छा है। याद करने के लिए नहीं बोलूंगा, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि हाँ रिएक्शन में जो कलर प्रेजेंट है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, ठीक है? तो चलो देखते हैं। इसमें मेनली हम जो कलर्स की बात करेंगे उनमें जो कैटायंस होंगे वो ये वाले होंगे, ठीक है? NH4 Ca2+, Zn2+, AlF3+ और F2+ और Cu2+, ठीक है? तो देखो क्या होता है। कौन परेशान कर रहा है? ये देखो विराट कोहली, हद है। न्यूज,
ओके, तो पहले हम क्या करेंगे ना, ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है? और उस अननोन सॉल्यूशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कलर कैसा मिलता है। और जैसा कलर आएगा उस डिपेंडेंट पे, मतलब जैसा कलर आ गया हम समझ लेंगे कि हाँ, हमको ये मिल गया, ठीक है? इस सॉल्यूशन में ये होगा। तो ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास एक अननोन सॉल्यूशन है, ठीक है? और उस अननोन सॉल्यूशन में हमें पहला स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप जस्ट यही है कि हमें उसमें NaOH ऐड करना है, एक्वस वाला, ठीक है? थोड़ा-सा जिसमें वाटर होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है? सोडियम हाइड्रॉक्साइड को ऐड कर लेंगे। उसके बाद कंडीशन होती है यानी कि पीपीटी। पीपीटी अगर बनेगी यानी कि कुछ पाउडर होगा जो कि नीचे आ जाएगा, ठीक है? कुछ पाउडर होगा जो कि नीचे आ जाएगा। अब उसका कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो पहली कंडीशन तो ये है कि पाउडर बने, दूसरी कंडीशन ये है कि पाउडर ना बने, ठीक है ना? हमारे बीकर के अंदर सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही रह जाए और नीचे कोई भी पाउडर ना आए। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। अगर सॉल्यूशन में कोई भी पाउडर नहीं आता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ी-सी हीट देंगे, उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी-सी हीट देंगे। देन हीट देने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है, वो थोड़े एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है? हीट होने से वो एक्साइट हो जाते हैं। उसके बाद हम उसकी लिटमस टेस्ट कराएंगे। लिटमस तो बेटा पता है ना सबको क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है? और वो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर शो करवाता है। मतलब अगर हम उसमें कोई सॉल्यूशन डाल दें हल्का सा, ठीक है? तो क्या होता है, या फिर उसको हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल दें ऐसे, है ना, लटका के ऐसे करके डाल दें, तो क्या होता है कि उसका कलर चेंज होने लगता है। वो ब्लू भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है। रेड मतलब एसिडिक, ब्लू मतलब बेसिक, ऐसा सीन होता है। सही है? ओके। तो हम उस पेपर से चेक करेंगे हीट देने के बाद कि भाई लिटमस का कलर क्या है, ठीक है? और अगर लिटमस का कलर ब्लू आ जाता है, लिटमस अगर ब्लू आ जाता है, तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ, इस जो हमने अननोन जो हमारा वो था सॉल्ट, है ना, अननोन सॉल्ट में या अननोन सॉल्यूशन में हमारा ब्लू कलर का कलर आ गया है, और उसकी वजह से हम ये बोल देंगे कि इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है? अमोनियम आयन कौन से होते हैं? NH4 प्लस वाले। तो बस ये हो गया NH4 प्लस का कंफर्मेशन। उसके बाद ये दूसरी वाली हमारे पास कंडीशन थी जिसमें हम दिखा रहे थे कि हमारा पीपीटी बन जाता है। पहले तो पीपीटी बना ही नहीं था ना, जस्ट सॉल्यूशन था। उसको हमने हीट दिया, लिटमस से चेक करा, ब्लू शो हुआ, इट मींस NH4 प्रेजेंट है। और कोई कलर? हेलो। ओके, अब आई आवाज। वहीं से ग्लिच होगा गूगल में से शायद। ओके, अब आ रही है आवाज। तुमको स्क्रीन दिख रही थी ना, मेरी आवाज आ रही थी ना पहले भी? समझ में नहीं आया? अच्छा अच्छा, कोई नहीं, दोबारा बता दूंगा। अब देखो स्क्रीन विजिबल है? ओके। हम्म देखो, इसमें क्या बता रहे थे हम, दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, कैटायंस और एनायंस, ठीक है? कैटायंस वो होते हैं आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एनायंस वाले पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? और हमारा जो ये वाला एनालिसिस टेस्ट होते हैं ना, ये हमारे पास प्रैक्टिकल लैब्स में होते हैं। और ये प्रैक्टिकल लैब में जैसे रिएक्शन वगैरह हम करते हैं तब हमें मिलते हैं, तो उसमें वो आपके पास होंगे। 9th 10th 11th 12th में होते हैं ये सब चीजें, ठीक है? सारे नहीं होते बट थोड़े से होते हैं। इसमें क्या होता है कि हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हम रिएक्शन करवाते हैं, और हमको फाइनली क्या ढूंढना होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें ये चीजें प्रेजेंट है कि नहीं है, वो देखना होता है, ठीक है? और इन चीजों के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं हर चीज के। सही है? तो बस हमें वो कलर्स देखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों से रिएक्शन करानी है और देखना है क्या होता है। ओके, लिटमस पेपर के बारे में पता है ना आप लोगों को? ओके, है ना? तो ब्लू लिटमस मतलब लिटमस एक पेपर होता है, उसमें हम अगर थोड़ा सॉल्यूशन डाल दें या फिर उसको सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, दोनों चीजें हो जाती हैं। तो क्या होता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ठीक है? वो कलर चेंज करेगा, तो अगर जो हमें चीज मिल रही है वो ब्लू होती है, तो हम ये कह देते हैं कि यार वो जो चीज है वो नॉन एसिडिक है, यानी कि बेसिक है ना? और अगर वो चीज रेड मिल जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि जो मिला है अमाउंट, जो भी चीज का अमाउंट है, वो हमारा एसिडिक है, वो बहुत हार्मफुल है, ठीक है? ये होता है लिटमस पेपर, ये तो बस सिंपल चीज है। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एक अननोन सॉल्ट है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि इसके अंदर है क्या, ठीक है? और उसमें मतलब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है ये पता करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन करानी है। सही है? अब स्टार्ट करूं? ओके, हेलो। ओके ओके। तो हमें इसमें क्या करना होता है, पहले अननोन सॉल्ट के अंदर हमें NaOH डालना है, एक्वस वाला,
ठीक है। अननोन सॉल्ट के अंदर हमें NaOH डालना है एक्वस वाला। जब ये हम डालेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन के बाद हमें दो कंडीशन हो सकती है। या तो हमारे बीकर के नीचे कुछ पीपीटी बन जाए, है ना, कुछ पाउडर बन जाए और बाकी सॉल्यूशन ऐसे ही तैरता रहे ऊपर, या फिर सिर्फ सॉल्यूशन बने और पीपीटी ना बने। ठीक है, यहाँ पे नीचे कुछ ना मिले। तो जब हमें पीपीटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा बेटा, हमें उसको थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास एक बर्नर होता है। ओके, समवन इज देयर। ओके, जतिन ने अगेन ज्वाइन किया है। ठीक है। ओके ना, तो हम क्या करते हैं कि अरे पेन कहाँ गया। हम यहाँ पर बीकर लेते हैं और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है, उसके जो मतलब जो भी हमारे पास सॉल्यूशन प्रेजेंट था वो थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है। ठीक है, अगर पीपीटी नहीं बनी है तो हम क्या करेंगे, उसे हीट कर देंगे। पीपीटी ना बनने के बाद पहले एक्वस सॉल्यूशन मिलाया, पीपीटी चेक करी, पीपीटी नहीं बनी तो उसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद लिटमस पेपर डाल दिया उसमें और चेक करा कि उसका कलर क्या आ रहा है। अगर लिटमस हमारा ब्लू हो जाता है ना, तो हम ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ, जो हमारे पास सॉल्यूशन था अननोन सॉल्यूशन, उसके अंदर NH4 पॉजिटिव प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको हम अमोनियम आयन बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको? रवि, ओके, अब की बार क्लियर है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। अब दूसरी बार क्या होता है, हम इसमें NaOH डालने के बाद हमने क्या देखा था यार, एक तो कंडीशन हो सकती थी पीपीटी नहीं बनी, तो हमने देख लिया कि क्या क्या करना है। बट अब की बार पीपीटी बन रही है। ठीक है, पीपीटी बन रही है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ कलर होगा, है ना। अगर हमारे पास बीकर में कुछ पाउडर इकट्ठा हो गया है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ कलर होगा, या तो वो कलरलेस होगा, या तो व्हाइट होगा, या येलो कलर, है ना। डिफरेंट कलर होंगे उसके। तो हम ये मान के चलेंगे कि पीपीटी में पीपीटी मतलब बन गई है। अब उसका जो कलर है, अगर वो कलर ब्लू आया, ठीक है, उस पीपीटी का NaOH मिलाने के बाद सीधा अगर उसका कलर ब्लू आया पीपीटी का, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पास Cu2 प्लस आयंस इसके अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, ये हो गया कंफर्मेशन ब्लू का, Cu2 प्लस का। यानी कि अगर हमारे पास ब्लू कलर मिल रहा है तो मतलब हम ये मान लेंगे NaOH मिलाने के बाद। ठीक है, ये डिफरेंट है। ये नहीं कि भाई किसी भी चीज से रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो HCl से रिएक्शन कराया, ब्लू कलर मिल गया, तो ऐसे मान के चलेंगे कि हाँ भाई Cu2 प्लस आयन मिल गए, नहीं। ठीक है, डेफिनेट रिएक्शन है, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन है। ओके, अगर NaOH मिलाएंगे उसके बाद पीपीटी बन गई, पीपीटी का कलर ब्लू था, तभी हम ये कंफर्म कराएंगे कि हमें Cu आयंस मिले हैं। ठीक है, यानी कि कॉपर है इसके अंदर। अगर वो जो पीपीटी थी वो ग्रीन थी, ठीक है, तो उसमें हम Fe2 प्लस मिला देंगे। ओके, और अगर हमारी पीपीटी जो थी वो ब्राउन मिली तो हम ये बोलेंगे कि इसमें Fe3 प्लस आयंस है। सही है, यानी कि आयरन है, 2 वैलेंसी वाला और 3 वैलेंसी वाला। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है, इतना समझ में आ रहा है ना बच्चा? ओके 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 ओके, शाबाश। ठीक है, अब हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो कलर था वो ना ही ब्लू है, ना ही ग्रीन है, ना ही ब्राउन है। अब की बार जो कलर मिला वो हमें व्हाइट मिला। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा झोल होता है। क्या होता है कि अगर आपको पीपीटी का कलर व्हाइट मिल रहा है ना, तो हमें क्या करना होता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन था, मान लो वो सॉल्यूशन कुछ इतना भरा हुआ था, ठीक है, तो इसका आधा सॉल्यूशन हम एक बीकर में डालेंगे और आधा सॉल्यूशन हम दूसरे बीकर में डालेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे दो बीकर्स के अंदर, हाफ हाफ। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ हाफ करने के बाद क्या होगा कि मतलब देखो, पहली बात तो ये हुआ ना कि इन तीनों में से कोई कलर नहीं है, इसका मतलब ये तीनों आयंस प्रेजेंट नहीं है, पक्की बात है ना। तो कोई और ही आयंस प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए अब झोल करे जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो क्या होता है कि हमने दोनों बीकर्स में हाफ हाफ सॉल्यूशन कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा, एक बीकर में हम क्या डालेंगे, फिर से NaOH डालेंगे। कितना NaOH? दुगना। जितना हमारे पास बीकर में था, मान लो इतना हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, तो इसका हमें दुगना डालना है। कम से कम इतना डलेगा, दूसरे बीकर लाओ, उसमें इतना NaOH भरो और ये सारा NaOH इस वाले में डाल दो। इसको मिक्स करो, अच्छे से घुमाओ, मिक्स करो खूब। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में करना है, ज्यादा करना है, यानी कि ट्वाइस करना है, ट्वाइस द सैंपल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक कंडीशंस होती हैं, वो बाद में बताऊंगा, पहले हम ये देखेंगे कि दूसरे वाले में क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में जब हमने व्हाइट वाला पीपीटी देखा था, उसके बाद हमने हाफ में कन्वर्ट कर लिया था। इस वाले में हमने NaOH नहीं मिलाया, इस वाले में हमने मिलाया NH3, यानी कि अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हमने इसमें मिला दिया। वो भी कितना, ट्वाइस द सैंपल। अगर हमारे पास बीकर में इतना सॉल्यूशन था तो दूसरा बीकर लेके आओ, इसका डबल सॉल्यूशन NH3 का लेके आओ और एक तीसरे बीकर में दोनों को मिला दो। ठीक है, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, उसको शेक करो थोड़ा अच्छे से, डिसॉल्व होने दो। अब उसके बाद क्या होता है, कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन हमें पढ़नी है। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो व्हाइट कलर था,
इस वाले में मैंने जब NaOH मिलाया था और उसको मिक्स किया था, तो ये जो व्हाइट कलर है ना बच्चा, ये डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, अगर व्हाइट कलर डिसअपियर हो गया, ठीक है, इस वाले में भी डिसअपियर हो गया और इस वाले में भी मिक्सिंग के बाद डिसअपियर हो गया, दोनों में मिक्स हो गया, डिसअपियर हो गया दोनों में। तो अगर दोनों में डिसअपियर हो जाता है तो हम ये बोल देंगे कि हाँ यहाँ पर Zn प्रेजेंट है, यहाँ पर जिंक प्रेजेंट है। ठीक है, अगर दोनों में डिसअपियर नहीं होता है, दोनों में व्हाइट ही रहता है, NaOH मिलाने के बाद भी, अमोनिया मिलाने के बाद भी, इसमें भी व्हाइट है, इसमें भी व्हाइट है, किसी में डिसअपियर नहीं हुआ, इसका मतलब जो प्रेजेंट कंपाउंड है वो कैल्शियम कंपाउंड है। ठीक है, Ca, अबे यार मिटना, Ca2+ आयंस प्रेजेंट होंगे उसमें। ठीक है, अगर NaOH वाली बीकर में डिसॉल्व हो जाता है, व्हाइट कलर डिसअपियर हो जाता है, बट अमोनिया वाले में डिसअपियर नहीं होता, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम प्रेजेंट था। ठीक है, ये सारे तुम्हारे इन सब के टेस्ट हो गए एक साथ, कैसे करना होता है। अच्छा बताओ, यहाँ पर कोई डिफिकल्टी, किसी भी चीज को दोबारा पूछना है, पूछो जल्दी से। ओके, ये वाला स्टेप दोबारा बताऊं, हाफ वाला, ये इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है ना। ओके, देखो क्या हुआ था कि हमारा जो कलर था ना, ये कलर अब की बार ना ब्लू आया, ना ग्रीन आया, ना ब्राउन आया, ये हमारा 50 कलर अब की बार व्हाइट आया था। ठीक है, व्हाइट कलर आने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास सॉल्यूशन है, मान लो ये सॉल्यूशन हमारा व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हमें दो बीकर्स लेके आने हैं। ठीक है, और दोनों बीकर्स में हाफ हाफ इस सॉल्यूशन का आधा इसमें डाल देना है, आधा इसमें डाल देना है। ठीक है, 1/2 इधर और 1/2 इधर, दोनों में डाल दिया। ओके, अब हमारे पास दो सॉल्यूशंस प्रेजेंट है, एक ये वाला हाफ, एक ये वाला हाफ। इसमें अब क्या करेंगे, इसमें हम NaOH मिलाएंगे। ठीक है, NaOH कितना मिलाना है, एक और बीकर लेके आओ, उसमें इतने अमाउंट का डबल, इतने अमाउंट का डबल, यानी कि कम से कम इतना होगा, अगर मैं देख कर बताऊं तो इतना NaOH उसमें मिलाना है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दो। ऐसे ही इस वाले बीकर में जब हाफ था, तो इसमें हमें NH3 मिलाना है। ठीक है, NH3 मिलाना है, डबल डबल NH3 मिला के इसमें मिक्स कर दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो बीकर है इसमें NaOH मिला हुआ है, NaOH, और ये वाले बीकर में हमारे पास NH3 मिला हुआ है, और दोनों में ही व्हाइट वाला कलर था पहले, है ना। अब ये मिलाने के बाद अगर इसमें से व्हाइट कलर और इसमें से व्हाइट कलर, दोनों में व्हाइट कलर डिसअपेयर हो जाता है, मतलब डिसअपेयर होने का मतलब क्या है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो लगभग पानी के कलर का बन चुका होगा। ठीक है, नॉट ब्लू नॉट ग्रीन और ना ही ब्राउन ना ही रेड, बस ट्रांसपेरेंट होगा कुछ सॉल्यूशन। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन अगर बन जाता है, इस वाले में भी ट्रांसपेरेंट है और इस वाले में भी ट्रांसपेरेंट है, तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा अननोन सॉल्यूशन था उसमें जिंक आयंस प्रेजेंट थे। ठीक है, यानी कि जिंक कैटायन प्रेजेंट थे। ठीक है, अगर दोनों में से किसी में भी, दोनों बीकर्स में से, NH3 वाले में से और NaOH वाले में से, दोनों में से किसी में से भी व्हाइट कलर डिसअपेयर नहीं होता है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम आयन प्रेजेंट थे। ठीक है, और अगर NaOH वाले में से डिसअपेयर हो जाता है बट अमोनिया वाले में से डिसअपेयर नहीं होता है, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट थे। ठीक है, बताओ कहीं कुछ डिफिकल्टी अभी भी? और कौन कौन है क्लास में? ओके, सिर्फ दो। ओके, समझ में आया ना बच्चा, पक्का? डाउन क्यों लग रही हो, इतनी लो लो आवाज आ रही है बिल्कुल। कल? अच्छा, तुम्हारा गला बैठा है, ओके, कोई नहीं, मेरे को भी जुकाम हो रहा है यार। हिना आर यू देयर? अच्छा, हिना तो है ही नहीं, जतिन है। ओके, हिना का लीव हो गया सेशन। कोई नहीं। तो दूसरा वाला स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। वो मतलब इससे बहुत ज्यादा सिंपल है, ये तो कैटायन का था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन थे इसमें, ये वाला बहुत ज्यादा सिंपल है। एक सेकंड रुकना तो। ओके, देखो ये वाला एनायन है, और इसमें तो मतलब बहुत ही ईजी है ये। इसमें क्या होता है कि अच्छा, एनायंस कौन से कंपाउंड होते हैं, मैंने अभी दिखाया था आपको, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है ऊपर, वो सारे एनायंस होते हैं। ठीक है, और फिलहाल हम यहाँ पे CO3, SO2 माइनस, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इन्हीं की बात करेंगे सिर्फ अभी। ठीक है, जो टोटल 5 है, सबसे फेमस वाले यही हैं। इसको बोलते हैं सल्फेट्स, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं कार्बोनेट्स। ठीक है ना। तो कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, और इनको, हाँ, और इनको बोलते हैं हेलाइड्स। हेलाइड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, और फ्लोरीन, ये सब हेलोजेंस बुलाते हैं, इनको हेलोजन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हेलाइड्स बोलते हैं, इनके जो आयंस होते हैं उनको। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, देखो अननोन सॉल्ट हमने फिर से ले लिया, अननोन सॉल्ट हमारे पास होगा कुछ भी, तो मैं शायद क्लियर है ना ये वीडियो, मतलब फोटो।
ओके, तो अननोन साल्ट लिया था। अननोन साल्ट साल्ट में क्या करेंगे हम, बस इसमें HCl डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl डाल दिया। अब इसमें क्या होता है, अगर बबल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, यहाँ पे हमने HCl डाला था और इसमें बबल्स बबल्स बनने लगते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अगर वो बबल्स बनने लगते हैं तो हम ये कंफर्म करा देंगे कि यहाँ पर CO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। CO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, यानी कि कार्बोनेट प्रेजेंट है हमारे अननोन सॉल्ट में, ठीक है। अगर नहीं आते हैं बबल्स तो इट मीन्स कुछ नहीं, छोड़ दो उसको, फेंक दो सोल्यूशन को, ठीक है। उसको अब दोबारा करते हैं दूसरे साल्ट के साथ। अगर हमें अननोन सॉल्ट दे रखा है और उसमें हम बेरियम क्लोराइड मिला दें, यानी कि BCl, ठीक है, BCl2 बोलते हैं इसे, बेरियम क्लोराइड अगर हम इसमें मिला दें तो क्या होता है, अगर व्हाइट पीपीटी बन गई, यानी कि वही पीपीटी का मतलब नीचे जो पाउडर होगा वो व्हाइट कलर का होगा, ठीक है। अगर वो बन जाता है इट मीन्स यहाँ पे SO4 2 माइनस, यानी कि सल्फेट आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है सल्फेट आयंस नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, नो पीपीटी फॉर्म। ओके, सिंपल है ना, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है ना। बाकी ओके, बाकी हमारे पास होता है अननोन सॉल्ट, ठीक है। अननोन सॉल्ट में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, ठीक है, सिल्वर होता है हमारा AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, अगर हम इसमें AgNO3 मिला दें तो जो पीपीटी फॉर्म होती है ना उसके 3 कलर बन सकते हैं, या तो वो व्हाइट होगी या तो वो क्रीम कलर की होगी। क्रीम जानते हो ना, क्रीम तो तुमने देखी होगी, थोड़ी सी गाढ़ी सी और थोड़ी सी हल्की सी येलोइश, ठीक है। और या फिर येलो, पूरी मतलब येलो, बहुत अच्छी वाले येलो कलर देता है वो, जब हमने रिएक्शन करी थी बहुत अच्छा वाला येलो कलर दे रहा था, ब्राइट ब्राइट बहुत ज्यादा, ठीक है। तो हम 3 कलर बनते हैं इसमें, व्हाइट, क्रीम कलर या फिर येलो कलर। तो अगर व्हाइट आया तो यहाँ पे क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, क्रीम आया तो यहाँ पे ब्रोमीन आयन प्रेजेंट है, और येलो आया तो आयोडाइड आयन प्रेजेंट है, ठीक है। सिंपल है ना, ये फोटो मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्या होता है बेचा, ये मतलब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, पर आपके पास वो वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि Rahul and Rima had done an experiment in which we had done the dissolve ions name A, है ना, solution name B, and the product will be there like that one AgNO3 and something else, है ना, and the PPT form is of white color, ऐसा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो अननोन सॉल्ट था उसमें उन्होंने AgNO3 डाला, ठीक है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट डाला। सिल्वर नाइट्रेट डालने के बाद उनको व्हाइट कलर मिल गया, तो वो आपसे पूछेंगे कि प्रोडक्ट में बना क्या, या फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, तो आप बोलोगे सीधा सीधा कि हमारे पास क्लोरीन आयंस प्रेजेंट थे, ठीक है। ये उन क्वेश्चंस के लिए है ये, सही है। तो ये मतलब कोई पढ़ाता नहीं है यार, ना तुम्हारे कोर्स में होता ये, ठीक है ना। 11th क्लास वगैरह में आने के बाद तुम्हें सीधा प्रैक्टिकल कराया जाते हैं बिना किसी नॉलेज के, सीधा प्रैक्टिकल, जाओ और भैया कुछ भी मिला दो जाके, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। पढ़ा दिया तुमको कि एनायंस कैसे होते हैं, कैटायंस कैसे होते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, घर पे ध्यान से देखना इसको। ओके, जतिन न्यू हो आप, आपको समझ में आया, लो वेरी गुड, ये भी लेफ्ट कर गया। क्या होता है यार इस टाइम की क्लास में सच में, 6:30 बजे सब लोग को काम होते हैं। ओके, तुम्हारे जो क्वेश्चंस थे उसमें कुछ पूछता तो नहीं बच्चा, लवी, आर यू देयर?